साथियों जय हिंद। आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु सर का न्यू एडिशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें टोटल 20 सेट है। इस सीरीज में पूरे सेट को हम कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि इस सीरीज में केवल ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट हम नहीं करने वाले हैं, बल्कि पटना के जितने बड़े बड़े टीचर हैं, प्रदीप सर है, खान सर है, सभी टीचर का जो न्यू एडिशन आ रहा है 2024-25 बिहार एसआई के लिए, उस सभी प्रैक्टिस सेट को इस सीरीज में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस सीरीज में पटना के जितने बड़े बड़े टीचर हैं जिनका बिहार एसआई में सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है, उनके सभी प्रैक्टिस बुक को इस सीरीज में हम लेने वाले हैं। चलिए आज ज्ञान बिंदु सर के न्यू एडिशन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। देख लीजिए, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। ऑप्शन है राज्य एवं संघ के मंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि संविधान की तीसरी अनुसूची में राज्यपाल के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। बताइए। ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली और हड़प्पा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। धौलावीरा से कहाँ से मिला है? धौलावीरा से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मिथुन नामक त्योहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है। मिथुन नामक त्योहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन है नागा, मीना, टोडा और भील। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मिथक नामक त्योहार नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। सुमेलित है, यहाँ पे मिलान करना है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से रिलेटेड है। क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है। यह क्या है? बिल्कुल सही है, यानी यही सुमेलित है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। देख लीजिए, ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। क्या यह सही है? पहले दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि केवल एक राइट हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। तो केवल पहला सही है, बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट, अगला यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। पुनर्विलोकन नहीं होगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका 39वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 43वां संविधान संशोधन 1977। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 38वां संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का पुनर्विलोकन नहीं होगा, ये बताया गया है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुआ। कौन सा शर्त था जो यह मानने के लिए, जो वायसराय लॉर्ड इरविन था वो मानने के लिए तैयार हो गया था। बताइए कौन सा था। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने बहुत सारा है। यहाँ पे है कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया गया जाएगा। तीसरा है भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। अगला है जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया था। उपर्युक्त में से सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया था कौन, वायसराय लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो रोड का डेंसिटी है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो कौन सा राज्य है। केरल, त्रिपुरा, दिल्ली या गोवा, कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सड़क का घनत्व सबसे ज़्यादा दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, फरीदाबाद और अजमेर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। काला घोड़ा या कला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है, मुंबई में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं है। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो बताइए कि भारत के सुशासन में कौन सी समस्या है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला में है 1, 2, 4, बी में है 1, 3, 4। तो बताइए यहाँ पे। उसके बाद देख लेते हैं सी में क्या है। सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे है 2, 3, 4 और उपर्युक्त में से सभी। आपको बता दें कि उपर्युक्त में से सभी होगा, राइट हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में सुशासन के समक्ष, भारत में सुशासन के समक्ष ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हैं। सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, नागरिकों के अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये सारी समस्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलता है। बताइए वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में। कहाँ पे मिला है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरसिंह राव थे। कौन थे, बी नरहरि राव। कौन थे, बी नरहरि राव। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। ऑप्शन है 3, 5, 7, 10। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कितने लक्षण बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी।
बताइए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण का समय अवधि था 1985 से 1996 के बीच में खेत से जुड़ा हुआ क्रांति हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। यानी पंचायती राज व्यवस्था भारत के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था की जो 9वें भाग लागू नहीं होता है। आप कैसे याद रखेंगे? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम याद रखिए, सभी पूर्वी राज्य हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। बताइए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनसुईया बेन कौन थी? अनसुईया बेन कौन थी? अनसुईया बेन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि ये भी सही है, ये भी सही है। भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया था और स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आपका दोनों राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है? गोवा में किया जाता है। नेक्स्ट, साथियों, आपको कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस करना है। आपको लगेगा थोड़ा सा इन टीचर का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, लेकिन एग्ज़ाम में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बैठ जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है। जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से क्या है, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह यानी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है। तो कितने समूह हैं ऐसा बताइए। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टोटल 75 समूह है। कितने समूह है? टोटल 75 समूह है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यानी रॉन्ग है, यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। बता दे कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं बनवाया था। बाकी एरन अभिलेख भानुगुप्त ने बनवाया था। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त ने बनवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त ने के द्वारा यहाँ पे ये दर्ज किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है। तीसरा खाद्यान्न फसल बताना है आपको। धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ज्वार है। तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल क्या है? ज्वार है। कौन सा है? ज्वार है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार करना है। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
यानी राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। ऑप्शन नंबर आपका दोनों राइट हो जाएगा, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे। यानी मराठा काल का जो प्रशासन था उसमें जो शाही खजाने का देखरेख करता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो बताइए। उसे कहा जाता था पोतनिस। क्या कहा जाता था, पोतनिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पोतनिस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है, बताइए। ऑप्शन है कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद और दिल्ली। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कलकत्ता में कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, कलकत्ता में होती है। आप कितना क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका नाम लिया जाएगा क्लास में सबसे पहले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून के बारे में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, फिर से समझिए। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा। दूसरा ऑप्शन है कि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं की जा सकती है। तीसरा है केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, और इनमें से सभी। तो सबसे पहले बता दें कि अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ये केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने क्या किया है, यह कानून बनाया है। सिंपल बात है, जिसके लिए कानून बनाया है उसी पे यह लागू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम आप कई बार पढ़े होंगे, ये किस संदर्भ में इसका नाम आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रंपा विद्रोह से जुड़े हुए थे अल्लूरी सीताराम राजू। किससे जुड़े हुए थे, रंपा विद्रोह से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पनामा नहर है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है, जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है, बताइए। नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है। आपको बता दें कि नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। कितने हैं नक्षत्र, 27 है। कितने हैं नक्षत्र, 27 है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। विचार करने वाला काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे देखना पड़ता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। समझिए फिर से कि राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है। चरक है, सुश्रुत है, वारामिहिर है और नागा अर्जुन है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा।
शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुश्रुत को। किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। इसमें पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य शामिल है। इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही क्या करती है? कार्य करती है। बाकी सभी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा केरल में, फूलों वाली बौछार कर्नाटक में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में और लू बिहार में। आपको बता दें कि आम्र वर्षा केरल में होता है, ये भी सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में आता है, ये भी सही है। लू बिहार में चलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आयन मंडल। आपको बता दें कि आयन मंडल पृथ्वी पर जो रेडियो तरंग है उसे परावर्तित करके संचार व्यवस्था को क्या बनाता है? संभव बनाता है। देखिए सबसे पहले हम अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और इस क्लास के अंत में सर का जो विश्लेषण है, यानी सर जो डिटेल में बताए हैं इन सभी क्वेश्चन के बारे में, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। आप एक निश्चित हो जाइए कि आपके कंप्लीट रिवीजन होगा, कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक होता है यानी उपराज्यपाल होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 339 के ख के तहत वह अध्यादेश क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए, यानी कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो ये बिल्कुल क्या है? राइट है। बिल्कुल क्या है? राइट है। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे कि लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। क्या यह सही है? बताइए। लॉर्ड रिपन ने लगाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? नहीं, बिल्कुल ये नहीं लगाया था, यानी ये बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। क्या इसने रद्द किया था? इसने भी रद्द नहीं किया था। ये भी क्या है? रॉन्ग है। यानी दोनों आपका क्या है यहाँ पे? दोनों आपका यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ना तो एक और ना दो, दोनों क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंडक, चंबल, टोंस या कृष्णा नदी पर? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पे? टोंस नदी पे स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाला किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? बताइए, किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है, जिसमें आप देखते होंगे सेवइयाँ खाया जाता है, तो ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह कौन सा अनुच्छेद है? आकस्मिक निधि जो होता है, इमरजेंसी फंड जो होता है, वो किस अनुच्छेद में बताया गया है संविधान के? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में, राज्य और केंद्र दोनों के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? देख लीजिए, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची या लखनऊ, कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन 1936 था, जिसमें कांग्रेस के यानी जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? अंडमान, यहाँ पे सलसेट या माजुली या लक्षद्वीप, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि कौन सा द्वीप है, वो सलसेट द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सलसेट द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धन विधेयक के बारे में क्या कहा गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। आगे देख लीजिए कि धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही इसे खारिज कर सकती है, और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड कब अंजाम दिया था? काकोरी डकैती कांड को कब अंजाम दिया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती कांड को अंजाम दिया था। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद इस पूरे क्वेश्चन का विश्लेषण हम देखने वाले हैं, जो डिटेल में उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को बताया जाएगा उसमें। तो कंटिन्यू आप इस वीडियो में बने रहिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु सर के इस 20 सेट में कम से कम आपका 5000 क्वेश्चन का रिवीजन होगा। इसी तरह से जब हम प्रदीप सर जो कौटिल्य जीके के सर हैं, उनका प्रैक्टिस सेट है, खान सर का प्रैक्टिस सेट है, जब इन तीनों टीचर के प्रैक्टिस सेट को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बात जान लीजिए आप, क्योंकि सभी क्वेश्चन उस लेवल का है जिस लेवल का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप सभी को पता ही है कि ये कैसे टीचर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही है। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से ला नीना की उत्पत्ति होती है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। ये भी क्या है? ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? यानी कितना ऐसा हाई कोर्ट है जिसका वर्तमान में 2 या 2 से अधिक राज्यों पर अधिकारिता है? तो उतना वैसा अभी 4 राज्य है। कितने राज्य हैं? 4 स्टेट हैं ऐसा।
लास्ट में हम इस सभी स्टेट को आपको बताने वाले हैं, तो आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। लास्ट में पूरे क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे सभी टॉपिक का। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यह उपर्युक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था बताइए? ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्षा स्तरीय बादल तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है बताइए? तो आपको बता दें कि राग भैरवी प्रातःकाल राइट है। राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये भी राइट है। आपका राग हिंडोल शीत ऋतु में गाया जाता है, ये रॉन्ग है, यानी आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी राज भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क का अंग कार्य करता है? माता और गर्भ के बीच संपर्क का कार्य करता है, तो वो है नाभि रज्जु। कौन सा है? नाभि रज्जु, जो माता और गर्भ के बीच संपर्क का कार्य करता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, ये बिल्कुल गलत है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, यानी आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी सारा ऑप्शन क्या है? सही है। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध जल एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा कठोर क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ये एम्पियर ओम बोल्ट होगा नहीं, बोल्ट एम्पियर ओम होगा नहीं, बोल्ट ओम एम्पियर, ये आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोशिका की राजधानी के चारों ओर से, कोशिका की राजधानी के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। शरीर का पीएच रहता है कितना से कितना के बीच में शरीर का पीएच मान रहता है बताइए? तो शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। 7 से लेकर 7.8 के बीच में शरीर का पीएच मान रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान कितना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। फिर से है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गड्ढे ले की तरह हो जाता है, गलत। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर घुलनशील की तरह परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का काश संघनन और कोयले का जलना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। किसका जलना? कोयले का जलना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है बताइए? कौन सा ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा? तो आपको बता दें कि समान चाल को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शित करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर ये क्या करता है? समान चाल को प्रदर्शित करता है। किसे? समान चाल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है?
जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है आपको बताना है यहाँ पे। तो बताइए जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 5 श्रेणी में विभक्त किया गया। कितने श्रेणी में? 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में किससे लाया जाता है? तो किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ईसीजी के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है? यहाँ पे जांच किया जाता है ईसीजी के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा इसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कथन 1 कथन 2 दिया गया है। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। बताइए कौन सा सत्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सत्य हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। अगला आपका देख लीजिए यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बी का वेग कितना होगा? 22.5 मीटर पर सेकेंड। 22.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता को वृद्धि का क्या असर पड़ता है? उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कमी आ जाती है। उपभोक्ता की वृद्धि में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि धूम कोहरा यानी स्मॉग क्या है? धूम कोहरा क्या होता है? बताइए धूम कोहरा क्या होता है? तो ये होता है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण। क्या होता है? कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है धूम कोहरा। इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग यानी स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है। स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है माइक्रो तरंग, परावैंगनी, एक्स किरण या वाई किरण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा होता है? वाई किरण होता है। कौन सा होता है? वाई किरण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पौधे में गैसों को निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किस क्रिया का? तो विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कि सधुम नाइट्रिक अम्ल यानी फमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? लगभग परसेंटेज कितना होता है? तो लगभग आपको बता दें कि 98% होता है। कितना होता है? 98% होता है। नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता 98% होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र क्या होता है? कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र पर क्या होता है? लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। इसे स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोतियाबिंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सही नहीं है। कौन सही नहीं है? डी सही नहीं है। यानी आंसर आपका यही हो जाएगा पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। यह पूर्णतः स्वदेशी है, बाकी सभी सही है। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक या दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर है। ये क्या है? तीनों सही है, लेकिन गलत आंसर पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? बताइए। बता दें कि टेडपॉल और लार्वा तथा मछली में
खुला परिसंचरण तंत्र होता है? टेडपॉल, लार्वा तथा मछली में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है जो साबुन के साथ झाग अवक्षेप बनाते हैं। साबुन के साथ झाग अवक्षेप बनाते हैं, यही कारण है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने का कारण है। घरेलू विद्युत उपकरण को श्रेणी क्रम में न जोड़ने का क्या कारण है, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। स्विच बंद करने पर क्या हो जाएगा? सभी उपकरण बंद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि कथन 1 है, डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जा सकता है। डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जा सकता है। कथन दूसरा है, जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जा सकता है। जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जा सकता है। तो आपको बता दें कि डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जा सकता है, ये भी गलत है। और यहाँ पे जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जा सकता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। क्या है? दोनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का आयनन क्रम को तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ए राइट हो जाएगा। लिथियम, बेरियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस जीव में, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। कवक में। किस में होता है? कवक में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है कि इक्वेलिन का उपयोग होता है। इक्विवेलिन का उपयोग कहाँ पर होता है? तो आपको बता दें कि इक्विवेलिन का उपयोग अवसाद मिटाने में होता है। किस में होता है? अवसाद मिटाने में होता है। किस में होता है? अवसाद मिटाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 न्यूटन बल का 60 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण कितना होगा, बताइए। वस्तु का त्वरण कितना होगा? तो होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है? किसमें सर्वाधिक मिठास होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एलिटेम में। किसमें होता है? एलिटेम में सर्वाधिक मिठास होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सैफ अहमद। कौन है? सैफ अहमद। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का स्थान मैग्नीज के उत्पादन में क्या है? प्रथम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ के? महाराष्ट्र के जलगांव केला को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? किस भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मनोज प्रभाकर को। किसे नियुक्त किया गया? मनोज प्रभाकर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इजराइल के वैज्ञानिक। किस देश के वैज्ञानिक है? इजराइल के वैज्ञानिक। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आर्या बालपेकर। किसने जीता? आर्या बालपेकर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया? किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया? तो ये किया था दक्षिण कोरिया ने। किसने किया था? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था? भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियन जीता था? तो ये बांग्लादेश को हराकर। किस देश को हराकर जीता था? तो बांग्लादेश को हराकर जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस राज्य के गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दूत योजना की शुरुआत किया गया है? किस राज्य के द्वारा गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दूत योजना की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्नाटक। किस राज्य के? कर्नाटक के। नेक्स्ट है कि पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जॉर्डन सोजर्ड मारिन। पुस्तक विल पावर के लेखक है सोजर्ड मारिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो आपको बता दें कि भारत चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। किस देश को हराकर? चीन को हराकर। अगला क्वेश्चन है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोहम्मद आरिफ खान। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया रणवीर सिंह को। किसे दिया गया? रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे किया गया है आर्देम पटाउटियम को। किसे किया गया? आर्देम पटाउटियम को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य आपको बता दें कि वो छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तब विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किसने की है? तो वो की है ईएसए ने। किसने की है? ईएसए ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का कैमा स्थान है? तो बताइए भारत का 2021 में आपको बता दें कि 85वां स्थान था। कितना स्थान? 50वां। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 16 जनवरी 2021 को। कब की गई थी? 16 जनवरी 2021 को। 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बताइए। तो ये किया गया था, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका लक्षद्वीप। कौन सा बना है? लक्षद्वीप बना है। इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। अब हम इस सभी क्वेश्चन का विश्लेषण देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट्स देगा।